महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में जिक्र आता है कि कैसे जो पांडव थे, पांडवों ने लगभग सारे भारत पर अधिकार कर लिया था राजसूय यज्ञ होने से पहले, और उस बृहद भारत में कश्मीर और श्रीलंका भी शामिल थे। तो ये कहानी शुरू होती है जब कौरवों और पांडवों के बीच में राज्य का विभाजन हो जाता है और पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिलता है और कौरव हस्तिनापुर में रहने लगते हैं। तो उस समय जो राजा युधिष्ठिर थे, उनकी इच्छा हुई राजसूय यज्ञ करने की। ये राजसूय यज्ञ क्या होता है? ये जो राजसूय यज्ञ था, उस समय एक राजा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए करते थे और उनके जो प्रतिनिधि थे पूरी दिशाओं में जाकर सारे राजाओं को अपने अधीन करके उनसे टैक्स लेने का काम करते थे। तो महाभारत काल में ही इसका जिक्र आता है। संपूर्ण भारत पांडवों के अधीन आ गया था, उसमें कश्मीर भी शामिल था। जब हम सभा पर्व पढ़ते हैं और राजसूय यज्ञ होने से पहले युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों को चारों दिशाओं में भेजते हैं, तो वहाँ पे अनगिनत राजाओं का वर्णन है। अर्जुन का खासकर राजा भागदत्त के साथ वर्णन है, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ये प्राग ज्योतिपुर नरेश थे जो कि आज के डेट में आसाम है। तो जो अर्जुन थे, अर्जुन का जिक्र है कि लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लेते हैं। भीम है, पूर्व दिशा में जाते हैं और पूरे पूर्वी भारत को अपने अधीन कर लेते हैं। वैसे ही जो नकुल है, नकुल पश्चिम प्रदेश पे जाते हैं और कब्जा करते हैं, उसमें गंधार भी शामिल था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं सहदेव के बारे में। सहदेव दक्षिण दिशा में गए थे और जो सहदेव थे दक्षिण दिशा में गए थे, तो दक्षिण दिशा के लगभग सारे प्रांतों को उन्होंने जीत लिया। सभा पर्व के 31वें अध्याय में वर्णन है कि जो सहदेव थे उन्होंने अनेक प्रदेशों का वर्णन है। श्लोक 70, 71 और 72 में लिखा गया है कि कोलगिरी, सुरभिपत्तनम, ताम्रदीप, रामक पर्वत और तिमिलिंग नरेश, ये सारे प्रदेश हैं जो कि उसमें लिखे गए थे। और सजयंती नगरी और करहाटक देश, ये सारे के सारे जो देश थे, इन सबको तो सहदेव ने बिना युद्ध के ही जीत लिया था। इन प्रदेश के राजाओं ने सहदेव से युद्ध करना उचित नहीं समझा और केवल दूत के भेजने पे ही अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे 71 और 72 श्लोक में है कि कुछ लोगों ने इनका प्रतिरोध किया, सहदेव का प्रतिरोध किया था, और वो थे पांड्य, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्र, कर्णिक, ये सारे, और यवन। तो ये सारे प्रदेश थे पांड्य, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्र, कर्णिक, आठवीं पुरी और यवन। तो इसमें हम देखते हैं कि केरला का भी जिक्र आ जाता है, तालवन का भी है, आंध्र का भी है, द्रविड़ का भी है, पांड्य का भी है, कलिंग का भी है जो आज के डेट में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश भी है, केरला भी है, द्रविड़ तमिलनाडु, ये सारे के सारे जो प्रदेश हैं, ये सारे के सारे प्रदेश सहदेव की अधीनता का विरोध करते हैं और सहदेव ने इन सबसे युद्ध किया और इन सबसे युद्ध करके इनको हरा दिया। तो ये कहानी है सहदेव की कि उन्होंने दक्षिण भारतीय जितने प्रांत थे उस पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के दक्षिणी प्रांत को पांडवों के अधीन कर दिया था। इसमें किष्किंधा नगरी का भी जिक्र आता है। ये वही किष्किंधा नगरी है जो कि सुग्रीव और बाली का साम्राज्य था। तो जो सहदेव है किष्किंधा नगरी भी जाते हैं और किष्किंधा नगरी में सहदेव का युद्ध
वहाँ के वानर योद्धाओं से होता है और जीत हार की संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन अंत में जो किष्किंधा के वानर थे उन्होंने नकुल की सहदेव की अधीनता स्वीकार कर ली और दो भाई थे जिनका जिक्र महाभारत में आता है और दोनों ने नकुल को सहदेव को कर देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो सहदेव हैं वो बिल्कुल भारत के दक्षिणी तट पे चले जाते हैं और दक्षिणी तट पे जाके वहाँ पे उनको श्रीलंका जाना था। लेकिन श्रीलंका जाने के पास न तो उनके पास राम के समय में नल और नील थे, उस तरह की चीज इनके पास थी नहीं सहदेव के पास, और सहदेव इतनी बड़ी सेना लेकर जा नहीं सकते थे। तो इन परिस्थितियों में सहदेव ने भीम के पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया। तो ये जिक्र आता है सभा पर्व के 31वें अध्याय में कि जो घटोत्कच है वो घटोत्कच आते हैं, ये घटोत्कच आते हैं अपने चाचा सहदेव के बुलाने पे। और वहां पे जिक्र है कि जब घटोत्कच आता है तो सारे के सारे जो द्रविड़ सैनिक थे वो डर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो द्रविड़ योद्धा थे वो भी सहदेव के अधीन हो गए थे और जो सहदेव थे घटोत्कच को बोलते हैं तुम जाओ श्रीलंका में जाकर वहां पे राक्षस राज विभीषण है, विभीषण से टैक्स लेके आओ, कर लेके आओ। तो जो विभीषण है, विभीषण उस समय भी लंका में है, लंकाधिपति हैं। तो राम के जमाने से ही विभीषण का जो राज्य है वो चल रहा है, जो कि महाभारत तक आता है। तो कुछ ऐसे पात्र जो कि रामायण और महाभारत दोनों में आते हैं, विभीषण उनमें से एक है। और कुछ अन्य पात्र हैं, जैसे हनुमान जी का जिक्र आता है, परशुराम जी का भी जिक्र आता है, जामवंत का भी जिक्र आता है। तो कुछ ऐसे पात्र हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उनका जिक्र आता है, विभीषण भी उनमें से एक है। तो जो घटोत्कच हैं वो समुद्र को जब पार कर रहे होते हैं तो महाभारत में इसका भी जिक्र आता है कि उन्होंने राम सेतु को देखा। और ये जो राम सेतु है, राम सेतु को देखकर जो घटोत्कच हैं बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और प्रशंसा भाव से बढ़ जाते हैं। बाद में जो घटोत्कच हैं वो श्रीलंका जाते हैं और जब श्रीलंका जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन है, महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत ही भव्य नगरी थी श्रीलंका, स्वर्ण आभूषण जड़ित नगर था, सारी स्त्रियां थी, बहुत संपन्न थी और विभिन्न तरह के गहने और आभूषण धारण किए हुई थी, खूबसूरत थी। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे मदिरा झलक रही हो। इस तरह के शब्दों का महाभारत में जिक्र किया गया है। तो घटोत्कच जब जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ हमारा राक्षस राज विभीषण से बताओ कि घटोत्कच आया है। जब विभीषण को बताया जाता है और घटोत्कच को विभीषण के सामने ले जाया जाता है तो घटोत्कच अपना परिचय देते हैं। सब ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि संस्कार दिखाया गया है कि जब दूत से पूछा गया है तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि एक पांडु नाम के राजा हुए थे और उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बारी बारी से जो उनके 5 पुत्रों का परिचय देते हैं और फिर परिचय देने के बाद सबसे अंत में अपना परिचय देते हैं। तो ये संस्कार दिखाता है और वो बताते हैं राक्षस राज विभीषण से कि जो मेरे सबसे बड़े चाचा हैं युधिष्ठिर, वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उसी राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये सारे के सारे 4 दिशाओं में गए हैं और सहदेव जी भी पूरे दक्षिण भारत पर स्थापना अपना आधिपत्य जमा चुके हैं और सारे के सारे राजाओं से कर ले रहे हैं। और मैं इसी इच्छा से आया हूं कि आप भी राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर की सहायता करेंगे और अधीनता स्वीकार करके कर देंगे। तो इस बात पे जो राक्षस राज विभीषण है बड़े प्रसन्न भाव से घटोत्कच का सम्मान करते हैं
और घटोत्कच को बहुत सारे टैक्स देकर विदा करते हैं। तो जब इन टैक्सों को, आभूषणों को लेकर घटोत्कच जाता है सहदेव के पास, तो उन सबको देखकर जो द्रविड़ सैनिक है वो डर जाते हैं। अंत में सहदेव बड़े सहर्ष से खुशी खुशी घटोत्कच का सम्मान करते हैं और उन सारे आभूषणों को ले जाकर युधिष्ठिर की चरणों में रख देते हैं। तो ये थी कहानी जो महाभारत में आती है कि सहदेव थे, उन्होंने केरला, आंध्र, पांड्य, कलिंग, इन सारे जगहों पे अधिकार कर लिया था। और जो घटोत्कच थे वो सहदेव के कहने पे विभीषण के पास गए थे और विभीषण से टैक्स वसूला था। तो ये तो कहानी थी केवल सहदेव की, जो केवल दक्षिण भारत के बारे में थी। इसी सभा पर्व में अर्जुन, भीम और नकुल की भी कहानी है, जो भारत के अन्य 4 बड़े बड़े इलाकों में लगभग सब जगह उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से जो कही जाती है बात कि भारत आज के डेट में एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में जो है, या ऐसा पहले नहीं था, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल अशोक के समय या मुगल साम्राज्य के रूप में ही पूरे भारत का साम्राज्य पूरे भारत में फैला था, बल्कि ये महाभारत के समय ही ये जो साम्राज्य था ये पूरा फैला हुआ था। यहाँ तक कि भारत में उस समय कंधार, पाकिस्तान, श्रीलंका, वो सारे के सारे आते थे। तो ये वृहद भारत था। तो यही कहानी है महाभारत के सभा पर्व में आप लोगों ने सुना। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।